नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, साथ ही साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी ने और झारखंड टीजीटी, पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश होता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्व। और जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, अर्थात यहाँ पे थियरी की क्लास होती है दोस्तों। अगर जो आपको पता है कि आपकी थियरी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण दोस्तों आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के भी नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि बार-बार आप रिवीजन कर सके, पढ़ सके। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकेंगे कि आपकी तैयारी है और आपके एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है? और दोस्तों जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं करंट अफेयर भी आपका कवर करा दूंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर जो एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो जितनी इच्छाएं होंगी हमें हमेशा आप हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे। एडमिशन ओपन है दोस्तों। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो 2000 को एडमिशन लेने के लिए पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप है। दोस्तों ईमानदारी से अगर जो मेरी क्लास को आप एप्लीकेशन पे घंटे 30 मिनट से 2 घंटे रोज देखते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे 1 घंटे 30 मिनट प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो सारी चीज़ कवर हो जाएँगी। कहीं भी इधर-उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ झारखंड टीजीटी, पीजीटी का भी नया बैच आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो फीस 2000 रुपये पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध है दोस्तों। अगर जो आपको केवल नोट्स चाहिए, संपूर्ण नोट्स लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो अगर जो कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल नोट्स परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी तैयार किया है। टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि सही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आते हैं। और वहाँ पे आपको 1250 प्रश्नों की PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर दोस्तों वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो आपने कॉन्सेप्ट की क्लास ले रखी है या लेने वाले हैं, आपको कहीं भी ना किसी दोस्तों नोट्स के लिए पेमेंट करना होगा, ना सीरीज जैसे पेपर के लिए सारी चीजें आपको वहाँ पे। चलिए अब हम लोग दोस्तों मूव करते हैं। मेरा निम्नलिखित में कौन सा एडम स्मिथ द्वारा बताए गए करारों के अंत में नहीं है? चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? वॉइस ठीक नहीं आ रही है। वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? आवाज अब ठीक है? अब कमेंट करके बताइए कि अब जो मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है आपको। कमेंट करके बताइए कि अब वॉइस ठीक है, अब कोई समस्या नहीं हो रही है। थोड़ा सा 1 सेकेंड। चलिए बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? अब वॉइस ठीक आ रही है? कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइए कि क्या अब वॉइस आपको ठीक आ रही है? जी अब ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इजी सा प्रश्न है लेकिन बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ द्वारा बताए गए करारोपण के सिद्धांत में नहीं है? तो आपको क्या याद आना चाहिए कि एडम स्मिथ ने करारोपण से संबंधित 4 नियम बताए थे। ठीक है, पहला बताया था कि समानता का नियम बताया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि टैक्स आप इस तरीके से लगाइए
कि लोगों की सीमांत त्याग क्या हो, वो बराबर हो, मतलब गरीब पे कम लगाइए, अमीर पे ज्यादा लगाइए। सुविधा का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत कहा था कि टैक्स ऐसा लगाइए कि टैक्स पेयर जब टैक्स को पे करे तो उसे सुविधा हो, कोई असुविधा ना हो। और निश्चितता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, कहा कि भैया टैक्स आप इस तरीके से एक डेट निर्धारित कर दीजिए, कोई ऐसा समय निर्धारित कर दीजिए कि जब टैक्स पेयर जो है वो माइंड प्रिपेयर करे कि भैया इस टाइम हमको टैक्स देना है, और वो क्या कर सके, टैक्स दे पाए। और अगला जो दोस्तों दिया था वो मितव्ययता का दिया था, और यहाँ पे मितव्ययता की जगह पे उत्पादकता का सिद्धांत दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मितव्ययता का मतलब क्या, कि कम से कम टैक्स आप क्या करिए, इम्पोज करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से पूंजी प्राप्तियों की पहचान कीजिए। पूंजी प्राप्तियों की पहचान, पूंजी प्राप्ति कौन करेगा भैया, कुछ दिमाग में आ रहा है कि पूंजी की प्राप्ति कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका उत्तर आना प्रारंभ हो गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी या डी? ऑप्शन नंबर सी या डी? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूंजी अंश का विक्रय। दोस्तों यही तो होता है ना कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की अंश पूंजी का विक्रय करके क्या होता है, पूंजी प्राप्तियां की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कमेंट करके बताइए कि पूंजी की प्राप्ति मतलब किसके द्वारा, ये किसकी बात कर रहा है। एक बार नहीं बहुत बार हमने बताया। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कर राजस्व के रूप में नहीं है? मतलब जो सरकार को कर के रूप में प्राप्त नहीं होता है, निम्न में से कौन सा है, आपको बेसिकली बताना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर कर दिया करिए। निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। सी वाले ठीक जा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं भैया अच्छा बोल रहे हैं। लाइसेंस शुल्क, देखिए ये क्या होता है दोस्तों, एक फीस होता है, शुल्क होता है, ये टैक्स नहीं होता है। जब आप लाइसेंस बनवाते हैं, जब टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का या अन्य किसी चीज का लाइसेंस बनवाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, शुल्क जमा करना पड़ता है। तो ये शुल्क जो हो जाएगा ये टैक्स का भाग नहीं होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, जब सरकार की चालू आय उसके चालू व्यय से कम होती है तो उसे माना जाता है। तो जब सरकार की चालू आय उसके चालू व्यय से कम है तो उसे जाना जाता है। चलिए, हाँ थोड़ी सी वॉइस आज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। एक्चुअली इलाहाबाद में बरसात हो रहा है काफी, तो मैं थोड़ा आज भीग गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि जब सरकार की चालू आय उसके चालू व्यय से कम होता है तो उसे जाना जाता है। कैसे जाना जाता है भैया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है, गलत नहीं करना है, गलत करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये राजस्व घाटा होता है ना। राजस्व घाटा क्या होता है? जो सरकार की चालू आय है उसमें से चालू व्यय को घटा दीजिए, मतलब व्यय क्या होगा, ज्यादा होगा, आय क्या होगी, कम होगी। ये राजस्व घाटा ही तो है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आय की मांग बेलोचदार है तो, अगर जो आय की मांग जो है वो बेलोचदार है तो ऐसी स्थिति में कौन सी बातें ठीक होंगी? बच्चों वाली बात है, ठीक है, बहुत बार कॉन्सेप्ट बताया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, यदि आय की मांग बेलोचदार है तो क्या बातें ठीक होंगी? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि कर के दर को क्या कर देना चाहिए दोस्तों, बढ़ा देना चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं इसको, अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं
और एक ही बात को बार बार कहना ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्रिकी प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। सी ए में क्या रखा है, सी ए में क्या रखा है, डी देखिए ना, डी के तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। किसी कर का कर भार विवर्तित किया जा सकता है, क्या ये बातें गलत है, क्या ये बात गलत है। तो ये तो सही है ना, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ना दोस्तों। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कर विवर्तन आप लोग जानती हैं दोस्तों, कर विवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे क्या किया जाता है, टाला जाता है। यही तो हम कर विवर्तन बोलते हैं। और अगर जो उसको न टाला जाए तो करापात और कराघात की स्थिति हो जाएगी ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, बत्तख बत्तख के पर इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। बत्तख के पर इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। जो लोग पुराने हैं कृपया करके थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा, ये प्रश्न इजी है लेकिन बढ़िया सा है। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ऑप्शन नंबर, कालवर्ट के तरफ सभी लोग तेजी से मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। कालवर्ट साहब ने टैक्सेशन के संदर्भ में, टैक्स के संदर्भ में ये बात कही थी कि आप जो टैक्स देते हैं उनसे कम टैक्स लीजिए, इतना कम टैक्स लीजिए कि वो कम से कम आपका विरोध करें। उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कि बत्तख के पर इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा करारोपण का प्रमुख उद्देश्य है, थोड़ा सा आराम से देखिएगा, प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहा है। जितने लोग भी लाइक शेयर नहीं किए हैं निवेदन है कि थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से करारोपण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार कर क्यों लेती है हमसे, सरकार कर हमसे क्यों लेती है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर, ठीक है डी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। डी में ऐसा क्या है, पूंजी निर्माण में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ये तो अलग सी बात हो गई। सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाना, सरकार क्या करता है अपने राजस्व को बढ़ाने का कार्य करता है आपसे टैक्स लेकर के, और राजस्व को बढ़ाएगा। सरकार को जब आय ज्यादा होगा तो सरकार ज्यादा व्यय करेगा, जब ज्यादा व्यय करेगा तो उससे हमारे देश में संरचनात्मक सुधार होंगे, अच्छी स्वास्थ्य होगी, अच्छी सड़क होगी, अच्छी क्या होगी दोस्तों, शिक्षा होगी, ठीक है। तो इसीलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए वाले, ए वाले बिल्कुल गलत है और डी वाले भी बिल्कुल गलत है, सी वाले बिल्कुल सही है। निकोलस ने दोस्तों ये बात कही थी। तो जितने लोग भी निकोलस की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि निकोलस ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पे वर्गीकृत करने का कार्य किया। अब आपको दिमाग में आना चाहिए
सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पे कैसे वर्गीकृत करेंगे भैया? तो अब इतना तो आपको इकोनॉमिक्स में आना चाहिए, है कि नहीं? छोटी सी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु कहाँ पर होगा? अधिकतम सामाजिक कल्याण कौन याद आने चाहिए? याद कोई याद आ रहा है? अधिकतम सामाजिक कल्याण की बात हो रही है तो कौन याद आ रहा है बताइए? कौन याद आ रहा है? अधिकतम सामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बताइए कमेंट करके क्या उत्तर होगा। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया था भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि जो टैक्स दे रहा है, जो टैक्स पेयर है, वो उससे संबंधित मतलब जो सामाजिक त्याग है वो सामाजिक उपयोगिता के क्या हो, बराबर हो। तो मतलब लोगों को टैक्स पे करने से जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ किसको प्राप्त हो, तो टैक्स के पैसे से लाभान्वित हो रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। डाल्टन साहब याद आ रहे हैं ना? बिल्कुल अच्छी बात है, डाल्टन साहब आपको याद आने चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने करापात को प्रत्यक्ष मौद्रिक भार कहा? किसने करापात को प्रत्यक्ष मौद्रिक भार कहा, आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? कराघात और करापात में अंतर क्या है भैया? कुछ दिमाग में आ रहा है कि सर जी करापात और कराघात में अंतर क्या है? कराघात उस पर होता है, करापात उस पे होता है जिसको अंतिम रूप से क्या करना पड़े, टैक्स को पे करना पड़े। ये किसी और के ऊपर टैक्स को नहीं टाल सकता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, तो करापात इससे आशय क्या है कि जब टैक्स का भार एक व्यक्ति पे पड़े और ये नेसेसरी है कि वही व्यक्ति कर को अदा करे अंतिम रूप से, तो ये करापात है। और कराघात क्या होता है कि मतलब नॉर्मली टैक्स उसके ऊपर पड़ रहा है लेकिन वो क्या कर सकता है दोस्तों कि टैक्स को टाल भी सकता है। तो ये बात डाल्टन साहब के द्वारा कही गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सरकार की भूमिका को एक आवंटक, वितरक तथा स्थिरक के रूप में पहचाना है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, कोई याद आ रहा है? तीन प्रकार की बात हो रही है, देखिए अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, पहला ऑप्शन में दे देता है आवंटक, ठीक है, आवंटक की बात कर देता है। दूसरे ऑप्शन में दे देता है वितरक, तीसरे ऑप्शन में क्या दे देता है, स्थिरक। ठीक है, ये देता है ना, और ऑप्शन नंबर डी में दे देता है सभी। याद आया वो प्रश्न? याद आया कि नहीं याद आया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, मसग्रेव साहब की बात बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि मसग्रेव ने सरकार की भूमिका को कितने भागों में विभाजित किया या किन किन भागों में विभाजित किया? तो आवंटक के रूप में, वितरक के रूप में और स्थिरक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, वैगनर की परिकल्पना का संबंध है। चलिए भाई, वैगनर साहब आ गए। चलिए देखिए, वैगनर और पिकाक में बहुत सारे लोग गलत करते हैं। वाइजमैन और पिकाक की बात करूं और वैगनर की बात करूं तो बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राज्य के क्रियाकलाप का नियम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राज्य के क्रियाकलाप का नियम किसने दिया था? वैगनर साहब ने दिया था। और क्या कहा था कि जब राज्य जो है वो आर्थिक विकास करता है तो ऐसी स्थिति में राज्य में मांग व पूर्ति क्रियाशील होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत फिंडले सिराज साहब द्वारा नहीं दिया गया? अब देखिए, सार्वजनिक कर की बात करें या टैक्स की बात करें तो वहां पे 4 सिद्धांत किसने दिया था? याद आ रहा है? एडम स्मिथ साहब का। अब यहाँ पे सार्वजनिक व्यय की बात हो रही है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वहां पे कर की बात होती है जब एडम स्मिथ साहब आते हैं, यहाँ पे व्यय की बात हो रही है। ठीक है, तो व्यय के अंतर्गत भी सार्वजनिक व्यय का भी 4 सिद्धांत दिया था फिंडले सिराज साहब ने। कौन कौन सा दिया था आपको बेसिकली बताना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं। लोच का सिद्धांत जो है ये सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के अंतर्गत फिंडले सिराज साहब का नहीं है। फिंडले सिराज साहब ने 4 सिद्धांत दिए थे। लाभ का सिद्धांत दिया था, मितव्ययता का सिद्धांत दिया था, स्वीकृति का सिद्धांत दिया था और आधिक्य अर्थात बचत का सिद्धांत दिया था। लोच का सिद्धांत नहीं दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसने कहा कि स्वतंत्र व्यापार व्यापार न होने से श्रेष्ठ है? चलिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार जो है वो व्यापार न होने से श्रेष्ठ है, ये बात किसने कही होगी? ठीक है, अब फिर याद आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या बनना है, आपको थोड़ा सा सुपर फास्ट बनना है, मेमोरी को ज्यादा अच्छे से चलाना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र व्यापार व्यापार न होने से श्रेष्ठ है। और कौन स्वतंत्र व्यापार को कौन प्रोत्साहित करता है? एडम स्मिथ साहब करते हैं। और ये एडम स्मिथ साहब का ये खंडन कौन कर रहा है, आप बताइए मुझे। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? डी उत्तर होगा। क्या सैमुअल्सन की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं क्या? तो जितने लोग भी सैमुअल्सन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। सैमुअल्सन साहब ने कहा कि स्वतंत्र व्यापार जो है वो व्यापार न होने से श्रेष्ठ है, मतलब इन्होंने स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित नहीं किया। किसने किया? एडम स्मिथ साहब ने किया। अगला, भुगतान संतुलन में सम्मिलित होता है। भुगतान संतुलन में क्या सम्मिलित होता है बताइए? बच्चों बच्चों वाला प्रश्न आ रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? बच्चों वाला प्रश्न आ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा बताइए? बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका उत्तर डी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। और कोई भैया? डी सभी लोग जा रहे हैं, उपरोक्त सभी दे दिया है तो सभी उत्तर ठीक होगा क्या? चलिए देखते हैं। भुगतान संतुलन में सम्मिलित होता है केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का चालू खाता, एब्सोल्युटली राइट है। केवल वित्तीय परिसंपत्तियों की पूंजी खाता, ये भी ठीक है। केवल आधिकारिक अदायगी खाता, ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? चलिए भैया, कब बना था आपको बताना है। बच्चों वाली बात है कि नहीं है? बच्चों वाली बात है कि नहीं है? आईएमएफ कब प्रकाश में आता है, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? 1945 में। कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1947 में। सबसे पहले आईएमएफ से ऋण किसने लिया था? फ्रांस ने लिया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक था, फ्रांस था कि रूस था? चलिए बताइए, फ्रांस था कि रूस था? फ्रांस था कि रूस था? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? 1945 में ना। तो देखिए दोस्तों, आईएमएफ की जब शुरुआत की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जब शुरुआत की गई, तो ये क्या होगा दोस्तों? भारत उस टाइम मेंबर था, आईएमएफ का सदस्य था। लेकिन क्या होता है कि हम 1955 में, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम लोग 1955 में जितना ऋण लेते हैं उतना ही ऋण वापस नहीं कर पाते हैं। किसको? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है? चाइना से युद्ध लड़ना पड़ता है। तो हम और क्या होते हैं, एक तरीके से दिवालिया हो जाते हैं। तो फिर हमारी जो सदस्यता होती है वो खत्म हो जाती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। और सबसे पहले जो ऋण लिया था वो फ्रांस ने लिया था। क्यों लिया जाता है भैया? क्योंकि देश में आय भुगतान असंतुलन को क्या किया जाए? दूर किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से किस दशा में अवमूल्यन की नीति को लागू किया जाता है? निम्न में से किस दशा में अवमूल्यन की नीति को लागू किया जाता है बताइए? चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है,
अवमूल्यन अगर जो आपको के दिमाग में आ रहा होगा, अवमूल्यन दिमाग में आ रहा है कि नहीं? सर जी अवमूल्यन क्या होता है? ये बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अवमूल्यन से क्या होता है दोस्तों? देश में आयात की घरेलू कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है, और निर्यात की विदेशी कीमत जो होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों? हट जाती है, अर्थात गिर जाती है। ठीक है। और अवमूल्यन में को अगर जो एक लाइन में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे कि अवमूल्यन से यह तात्पर्य होता है सर कि देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को हम लोग कम कर देते हैं। अवमूल्यन से क्या होता है? देश की बाह्य मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम कम हो जाता है, जबकि आंतरिक मुद्रा के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भुगतान संतुलन में घाटा की स्थिति में। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी तो हम क्या करेंगे दोस्तों? निर्यात ज्यादा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगठन है व्यापार संबंधी विवादों की मध्यस्थता करने के लिए उत्तरदायी है? व्यापार संबंधी जो भी विवाद होते हैं उस विवाद को निपटारा करने के लिए कौन सा संगठन है आपको बेसिकली बताना है। बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बोल रहे हैं सभी लोग। विश्व व्यापार संगठन याद आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। विश्व व्यापार संगठन है जो दोस्तों ये व्यापार संबंधी विवादों का मध्यस्थता करता है। स्थापना कब हुई थी याद आ रहा है? 1 जनवरी 1945 में IMF के साथ दोस्तों इसकी स्थापना हुई। और यही विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों जिसके कारण हमारे देश में किसी भी संवैधानिक पद पे अगर जो कोई व्यक्ति बैठा है तो वो किसी भी देश की वस्तुओं का बाइकाट नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह देते हैं कि चाइनीज वस्तुओं को हम क्या करेंगे? नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं कह देते हैं कि हमको चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है? वो मजबूर है, वो नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का क्या है? प्रेशर है। अगर जो आप उनकी वस्तुओं को नकार देंगे तो विश्व में आपको भी तो अपनी वस्तुओं को ले जा करके बेचना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी? समस्या क्रिएट हो जाएगी। अगला प्रश्न, कि एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जो एक लचीली विनिमय दर प्रणाली है इसके अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है। कैसे होती है भैया? कैसे होती है? ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, सही है, बढ़िया है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। लचीली विनिमय दर, 2-3 बातें याद आनी चाहिए। पहली बात, सबसे बड़ी बात याद आनी चाहिए कि सरकार का कोई रोल नहीं होगा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, विनिमय पर कोई नियंत्रण नहीं होगा सरकार का। ठीक है, विनिमय नियंत्रण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो कैसे होगा भैया? ये मांग व पूर्ति के शक्तियों के आधार पे विनिमय का के दर क्या होंगे दोस्तों? निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों वाली बात है। अगला प्रश्न मेरा कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई। बहुत अच्छा सा प्रश्न ये भी है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई। कब हुई भाई? बताइए। चलिए, क्या उत्तर होगा? चलिए, क्लास जो चलती है शाम को 7 बजे से प्रारंभ होती है। चलिए ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि जो निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि निर्यात आयात बैंक का जो लक्ष्य था वो ये था कि आयात निर्यात हेतु वित्त की व्यवस्था कैसे की जाए। ठीक है, या किस तरीके से किया जाए। तो जितने लोग भी 1982 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सहकारी समिति की शुरुआत कराई? भारत में सहकारी समिति की शुरुआत किसने कराई? देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है,
चलिए, और दोस्तों अभी तक जितने लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। आपको यहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स ए टू जेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर होते रहेंगे। साथ ही साथ पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स वहाँ पे आपको दी जा रही है। टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप बार बार अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में। आपको दोस्तों करंट भी कवर करा दिया जाएगा और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम। इट मीन्स की आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी हमेशा आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उन परीक्षाओं के सिलेबस को कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी होगी दोस्तों। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। अगर जो कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा भैया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी सी बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना, करजन साहब को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। तो भारत में सहकारी समिति की शुरुआत जो करवाया था ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में सहकारी समिति की शुरुआत कराई? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाई। कब करवाई थी? 1904 में। अगला, भारत में पंचायती राज का शिल्प किसे कहा जाता है? चलिए चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई, कि भारत में पंचायती राज का शिल्प किसे कहा जाता है? पंचायती राज का शिल्प किसे कहा जाता है? अच्छा, एक से एक महानुभाव लोग हैं। एक लोगों ने कहा मुझसे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर थोड़ी सी एज आपकी कम है। ठीक है, तो यार अब इस बात का क्या तर्क है, मैं मतलब समझ नहीं पाया। और उन्होंने डायरेक्ट ये बात मुझसे कही, तो मुझसे कहने की जरूरत ही क्या थी, है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि भारत में पंचायती राज का शिल्प किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, 10-20 साल जब गुजर जाएंगे, जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते रहेंगे, तो जब थोड़े से और मैं क्या हो जाऊंगा कि एज मेरी ज्यादा हो जाएगी, तब आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में पंचायती राज का शिल्प किसे कहा जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं, ये बी आर मेहता साहब थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है? सॉरी, भारत में पंचायती राज का जो शिल्पी कहा जाता है वो बी आर मेहता साहब को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? चलिए, कि उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए, कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी के तरफ जा रहे हैं। लखनऊ की बात कितने लोग कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या है दोस्तों? ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो जितने लोग भी लखनऊ की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, कि निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या याद आना चाहिए?
शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डी बोल रहे हैं ना, बहुआयामी गरीबी सूचना। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचना। तो डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचना दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी बोल रहे हैं ना, डी ही तो होगा ना, क्यों बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पता होना चाहिए यार, यूएनडीपी ने 2010 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रकाशन किया और इसके 10 सूचक बताए। पहला बताया शिक्षा, शिक्षा में क्या क्या बताया, नामांकित शिशु को बताया और स्कूलिंग वर्ष को बताया। और दूसरा स्वास्थ्य को बताया और स्वास्थ्य के अंतर्गत उन्होंने शिशु मृत्यु दर को और कुपोषण को काउंट किया। उसके बाद जीवन निर्वहन स्तर को उन्होंने बताया और जीवन निर्वहन स्तर के अंतर्गत संपत्ति को देखा, खान पीन देखा, ठीक है, साथ ही साथ विद्युत देखा, जल देखा, शौचालय देखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुआयामी गरीबी सूचना। अगला, ठीक है, चलिए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? चलिए जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है भैया बताइए। ऑप्शन नंबर, हाँ बारिश हो रही है, चलिए कि जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, बिहार की बात कर रहे हैं क्या सभी लोग? तो जितने लोग भी बिहार की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 2011 में के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार। विश्व की बात करें तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? कमेंट करके बताइए, विश्व का वह कौन सा देश है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, 1108 आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए आवाज आ रही है मेरी? चलिए मूव करेंगे अपने सेशन के अगले प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हो रही है? चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना भाई। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है। झांसी में बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। झांसी में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो झांसी में हो रही है और जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा में क्या निहित है? खाद्य सुरक्षा में क्या निहित है भाई बताइए। खाद्य सुरक्षा में क्या निहित है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए बताइए। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है कि खाद्य की सबको क्या किया जाए, उपलब्ध, सबको उपलब्ध कराया जाए, खाद्य लोगों तक क्या किया जाए, पहुंचाया जाए और लोगों को पौष्टिक खाद्य दिया जाए, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में
किस मद को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ? देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रबल चांसेस हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। और एक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चांसेस बनते हैं कि पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वो था कि तीव्रता से संपोषणी और अधिक समावेशी विकास किया जाए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सामाजिक सेवाएं। ठीक है, तो जितने लोग भी सामाजिक सेवाओं की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सामाजिक सेवाओं पे लगभग और लगभग दोस्तों 35% क्या किया गया, व्यय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है, चलिए मुद्रा बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। चलिए ठीक है, मुद्रा बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग शायद ना देख पा रहे हो, एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं वो लोग सभी लोग क्या हो गए, सही हो गए क्या? सभी लोग सही हो गए, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग डी बोल रहे हैं? सब के सब गलत, सब गलत। डी वाले जितने भी हैं सब गलत हो गए। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर डी नहीं होगा, इसका उत्तर केवल और केवल दोस्तों बी होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र एवं घरेलू छोटे व्यवसाय को सहायता प्रदान करने के लिए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 2015 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों अनौपचारिक क्षेत्र एवं लघु घरेलू छोटे व्यवसायों की किस तरीके से सहायता की जाए, इसका उद्देश्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि दोस्तों डी होगा। अगला, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। चलिए भैया, जो जन धन योजना है, बहुत सारे लोगों ने बैंकों में खाता खुलवाया होगा जन धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, क्या प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, डी बोल रहे हैं क्या? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वित्तीय समावेशन का, वित्तीय शिक्षा देना कि कैसे लोगों को बैंकों तक जोड़ा जाए और लोगों को बैंकों का आदती कैसे बनाया जाए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी भैया, कुछ याद आ रहा है? 25 अगस्त 2014 का वो दिन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य था इसका, ये भी याद रखिएगा कि मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जन धन योजना का ये मोटो था, मतलब थीम था। अगला, कि कार्बन कर लगाया जाता है। कार्बन कर किस पे लगाया जाता है भैया बताइए? कार्बन कर है तो कार्बन पे लगाया जाता होगा, और क्या। कितने लोग हैं कार्बन वाले, कितने लोग कार्बन वाले हैं? ईंधनों की कार्बन मात्रा पर जो लोग बोलेंगे ठीक बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बोलेंगे। ए वाले कितने लोग ठीक बोल रहे हैं बताइए? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इतनी गलती क्यों कर रहे हैं भाई, इतनी सारी गलतियां क्यों हो रही है? ये बच्चे वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। कार्बन कर किस पे लगाया जाएगा, मैं एक बार नहीं अनेकों बार बताया हूं। कार्बन कर उस पे लगाया जाता है जो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, रिलीज करे। और इन सब में देखिए, इसमें कोयला के प्रति टन पर निश्चित मात्रा की दर होगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कोई नहीं बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तो कार्बन कर किस पे लगाया जाता है? कार्बन कर उन वस्तुओं पे लगाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, रिलीज करे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो सी उत्तर, दिस इज द राइट आंसर दोस्तों इसका होगा। अगला प्रश्न ये रहा कि डंपिंग अर्थात पाटना की लागत आधारित परिभाषा के अनुसार डंपिंग उस समय की जाती है जब फर्म उत्पादन को निवेश में निम्नलिखित से कम कीमत पर बेचती है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, पता नहीं दिमाग कहाँ उड़ता चला जा रहा है? इतने सारे लोग गलत कर, आज 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो सभी लोग गलत कर दिए। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हुए जो सभी लोग गलत कर दिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। एग्जाम का प्रेशर है क्या? इन सारी चीजों से बचना है, जरूर बचना है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर मैंने कार्बन कर के बारे में कई बहुत बार बताया, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इतनी सारी गलतियां हो रही हैं भैया। ये कुल ये औसत कुल लागत होती है ना। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। डंपिंग क्या होती है दोस्तों? डंपिंग तो यही होता है ना कि हम अपने वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जा करके कम कीमतों पे बेचते हैं। उसका कई कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि अपने देश में मांग से ज्यादा हमने उत्पादन कर दिया, या ये हो सकता है कि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। यही तो होता है ना। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये औसत कुल लागत होगा ना भाई। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डंपिंग के बारे में भी मैंने बहुत सारी बार आप लोग को बताया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में राशिपातन संदर्भ करता है। अब राशिपातन क्या होता है, ये बच्चों वाली बात है। बताइए कि राशिपातन का आशय क्या है। राशिपातन मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए, राशिपातन क्या होता है भाई बताइए। ठीक है, राशिपातन क्या होता है? अब इस प्रश्न को गलत ना करिएगा। इतनी सारी गलतियां क्यों हो रही है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक, बिल्कुल अच्छा है ना। कि विदेशी बाजार में वस्तुओं को हम सस्ती बेचते हैं और घरेलू बाजार में क्या करते हैं दोस्तों, महंगी बेचते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, यही इसी राशिपातन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डंपिंग बोलते हैं। इसी को तो डंपिंग बोला जाता है। इसी को तो डंपिंग बोला जाता है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विदेशी बाजार में हम वस्तुओं को सस्ती बेचते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि हम विदेशी बाजार में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। अगला, कि प्रस्ताव वक्र तकनीक में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा होती है, कैसी होती है भैया? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रस्ताव वक्र तकनीक में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा कैसी होती है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति होता है ना भाई। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति। और सकल वस्तु विनिमय व्यापार स्थिति अगर जो आ गया दोस्तों, तो आपको कौन कौन साहब याद आने चाहिए? डोरेंस साहब आने चाहिए। तो क्या याद आना चाहिए? पी एक्स अपान पी एम इज इक्वल टू पी एक्स अपान पी एम इंटू 100। याद आ रहा है कि भूल गए? याद आना चाहिए। अगला प्रश्न, कि अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, चलिए। अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया भैया बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी बोल रहे हैं, जगदीश भगवती की बात कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं दोस्तों। अंतरा उद्योग व्यापार की बात करते हैं जगदीश चंद्र भगवती जी। ठीक है, अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतः उद्योग मॉडल की पहचान करिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अंतः उद्योग मॉडल कौन सा है, उसकी बेसिकली आपको पहचान करनी है। जितने लोग भी लाइक शेयर नहीं किए हैं, लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए बताइए, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बताइए। हेक्सर ओलिन, बहुत अच्छे। हेक्सर ओलिन, बहुत अच्छे। और कोई भाई? टी वाले कितने महारथी हैं? टी वाले महारथी नहीं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतः उद्योग मॉडल जो है दोस्तों, ये नौ हेक्सर ओहलिन सिद्धांत है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फाल्वे साहब ने इसे 1981 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला, हैबरलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा यदि उत्पादन होता है बहुत सारी गलती होती है। एक नहीं, बहुत सारी गलती होती है भैया, एक नहीं बहुत सारी गलतियां होती हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है। निधि साके जी बोल रहे हैं सर इकोनॉमिक्स की थियरी की क्लास चाहिए। नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपको फीस सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन पे सारी क्लासेज उपलब्ध है। ठीक है, बार बार कृपया करके कमेंट ना करें, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि एप्लीकेशन पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के। यहाँ पे आपको पूरा थियरी प्रोवाइड कराया जा रहा है, पूरा टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं, करंट कवर करा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। ठीक है, एडमिशन की फीस 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते। चलिए बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बी बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा कि ए होगा? ठीक है, तो जितने लोग भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है इसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी, क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा भाई? बढ़ते प्रतिफल की बात होनी चाहिए ना। विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा यदि उत्पादन होगा। एक सेकेंड, हैबरलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? यदि उत्पादन स्तर होता हो। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा? देखिए बहुत सारी गलती होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बढ़ते हुए के अंतर्गत तो दोस्तों यहाँ पे होगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न, ठीक है, नहीं की बात कर रहा है यार, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, हाँ भैया, हमने यही बताया था कि जब बढ़ती औसत लागत होगी तो इस दशा में क्या होगा? इस दशा में उत्पादन संभावना वक्र के मूल बिंदु के नतोदर होने के कारण व्यापार में संलग्न देश व्यापार के बाद पूर्ण विशिष्टीकरण न करके आंशिक विशिष्टीकरण अपनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर मोहम्मद यूनिस की बात कर रहे हैं ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है मोहम्मद यूनुस से। किस देश के थे भैया? किस देश के थे? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 2006 में मिला था। किस देश के थे बताइए?
केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या कार्य होता है भाई? इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी या डी? डी वाले जितने लोग भी हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। डी वाले, डी वाले बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं डी वाले। डी वाले जितने भी कर रहे हैं अपने स्वविवेक को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसमें ये नहीं कहा कि कौन कौन से कार्य हैं, कार्य बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? तो साख पे नियंत्रण करने का कार्य जो करता है दोस्तों केंद्रीय बैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दो श्रेणी से ये क्या करता है? साख का नियंत्रण करता है, और साख का सृजन कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है। तो भैया डी वाले थोड़ा सा क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि सब में से किसी एक की बात कर रहा है। अगला, कि निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? सरकार के द्वारा कौन किसका भुगतान नहीं किया जाएगा भैया बताइए? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बोल रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों से शेयर से क्या लेना देना है भाई इसका? ठीक है, शेयर से क्या लेना देना होगा? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, असंबंधित को बाहर करिए। इसमें से एक असंबंधित है, बेसिकली आपको बताना है कि क्या है ये, कौन सा बाहर करना है। चलिए, तो ये कहाँ से प्रश्न बन रहा है, दिमाग में है कुछ? ऑप्शन देखने को कुछ आ रहा है? साख नियंत्रण जो आरबीआई करता है, देश का केंद्रीय बैंक करता है, उसकी विधियों को यहाँ पे दिया गया है, और उन विधियों में से किसी एक को बाहर करना है। कैसे करेंगे बताइए इस प्रश्न का उत्तर? ठीक है, साख नियंत्रण की मात्रात्मक और गुणात्मक दो विधियां होती हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों बैंक दर आता है, नगद कोषानुपात आता है, वैधानिक तरलता अनुपात आता है। लेकिन जो त्वरित मुद्रा दर है ना, ये क्या आता है दोस्तों? कि साख ये दोस्तों साख नियंत्रण से संबंध इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों विधियों में से कहीं भी ये नहीं आता। अगला, 1980 के दशक में फिलिप्स वक्र विश्लेषण की सत्यता के प्रति संदेह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, कि 1980 के दशक में फिलिप्स वक्र विश्लेषण की सत्यता के प्रति संदेह का मुख्य कारण क्या था? क्या उत्तर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर तो ये सबको रट गया होगा। रट गया कि नहीं रट गया है? गलत होंगे क्या? कभी गलत नहीं होने चाहिए। जो पश्चिमी देश थे, विशेष करके जो यूएसए था, इसमें मुद्रा जनित मंदी का मुद्रा मुद्रास्फीति जनित मंदी का उदय हो गया। मतलब मुद्रा जनित स्फीति मतलब क्या होगा भैया? कि मुद्रा की मात्रा ज्यादा होने के, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होने के कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मंदी हो गया। मतलब क्या हुआ? उत्पादन की मात्रा में कमी आई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, कोर मुद्रास्फीति को किस रूप में वर्णित किया जाता है? कोर मुद्रास्फीति को किस रूप में वर्णित किया जाता है भैया बताइए? कोर मुद्रास्फीति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कोर मुद्रास्फीति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। कोर मुद्रास्फीति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुछ पता है? सीपीआई का प्रयोग किया जाता है, कई बार हमने बताया दोस्तों। और इसमें ईंधन का तथा खाद्य घटकों को समाविष्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ईंधन और खाद्य घटकों को समाविष्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं
डेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस खाद्य मुद्रास्फीति प्लस ईंधन मुद्रास्फीति। ठीक है, तो वही तो मैं बता रहा था। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति के संबंध में सूची लागत संदर्भित करती है। सूची लागत बच्चों वाली बात है, अगर जो बार बार आप हमारे साथ लगे होंगे तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सूची लागत बताइए आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सूची लागत क्या संदर्भ करता है, क्या क्या व्यक्त करता है भैया? तो जितने लोग भी बदलती मूल्य सूची की लागत की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सूची लागत का मतलब क्या है? बदलती मूल्य सूची की लागत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, ईमानदारी से जितनी चीजें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं, इतना अगर जो आपने कवर कर लिया ना, तो आपका कुछ भी दोस्तों छूटने वाला नहीं है। एप्लीकेशन पे पूरी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे इकोनॉमिक्स को के नोट्स को वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, बार बार टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं। वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, आप हर परीक्षाओं में हमारे साथ बने रहेंगे और हर कंटेंट को प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। अरे यार, इतनी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? सारी चीजें दोस्तों अगर जो आप एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ते रहे, सारे वीडियो लेक्चर को देखते रहे, इकोनॉमिक्स के नोट्स को पढ़ते रहे, टेस्ट सीरीज जो अटेम्प्ट करते रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहे, कहाँ से जाएगा? कुछ भी नहीं छूटने वाला है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। एडमिशन ओपन है, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं उनको केवल और केवल दोस्तों 2,000 रुपये पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है भैया? डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा के लिए विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन जो किया गया था वो डब्ल्यू.जे. बोमोल के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि मुद्रा के लिए विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन डब्ल्यू.जे. बोमोल के द्वारा किया गया। अगला, निम्न में पीगू का समीकरण कौन सा है? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भैया? चलिए, पीगू साहब के समीकरण की बात हो रही है, गलती नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहाँ पे जाएंगे पता है? बहुत सारे लोग कहाँ पे जाएंगे पता है? वो लोग रट्टा मार के बैठे होंगे। P इज इक्वल टू एम अपान के आर, नहीं, P इज इक्वल टू के आर अपान एम। एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम करना बंद कर देगा और इसको टिक करके चले आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पीगू का जो समीकरण है ये P इज इक्वल टू के आर अपान एम, ब्रैकेट में C प्लस एच, ब्रैकेट में 1 माइनस सी है। ठीक है, तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है, तो यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन सी बातें ठीक हो जाए? चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वास्तविक मुद्रा प्रसार होगा और आप ये अपेक्षित दर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ऐसे ही प्रश्नों में कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-2 लाइन में ऐसे प्रश्नों को समझाया नहीं जा सकता है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है तो वास्तविक मुद्रा प्रसार होगा और अपेक्षित दर के क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा के प्रकार कहा जाएगा? मुद्रा का प्रकार कौन सा है आपको बताना है इसमें। बिल्कुल ठीक है, मुद्रा का प्रकार क्या होगा आपको बताना है। चलिए, मुद्रा का प्रकार क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन पे जब मैं पढ़ा रहा था दोस्तों,
तो वहाँ पे मुद्रा के प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी होगा ना, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, विधिग्राही मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। विधिग्राही मुद्रा क्या होता है? कुछ दिमाग में आ रहा है? आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कर युग्म प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन कौन सा है बेसिकली आपको बताना है। प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन कौन सा है बेसिकली दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष कर, कोई पूछे भैया प्रत्यक्ष कर क्या है, तो आप यही कहेंगे कि सर प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि कानूनी रूप से जिसके ऊपर टैक्स का भार पड़े और उसी को उस टैक्स को अदा करना पड़े, यही आपका प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आयकर, मतलब अगर जो आपको सरकारी जॉब कर रहे हैं, आपको आय मिल रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, तो उसमें से आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 कुछ लोग ये बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि आयकर हो गया, वो संपत्ति कर हो गया, ये प्रत्यक्ष कर होगा, जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही देगा। विक्रय कर ये तो भैया अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। पूंजीगत लाभ कर एवं निगम कर, बिल्कुल ठीक है। ये जो निगम कर है ना दोस्तों, गवर्नमेंट इससे बहुत पैसा प्राप्त करता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कोई आयकर प्रगतिशील होता है यदि। पुराने लोग थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर, जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं आप कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर करिए। 4 प्रकार के कर आपके एग्जाम में आते हैं, प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक और अधोगामी। प्रगतिशील में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ता है। प्रतिगामी में क्या होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है उस अनुपात में कर में क्या आती है, कमी आती है। अनुपातिक में क्या होता है कि समान वर्ग में सभी लोगों पे टैक्स एक समान लगाया जाता है। अधोगामी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आय के बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आय बहुत तेजी से चला जाता है, लेकिन उसके मुकाबले टैक्स की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि कर की जो सीमांत दर होगी, कर की औसत दर से क्या हो जाएगी, अधिक होगी, तभी तो होगा ना दोस्तों, बहुत बार देखा गया है। अगला प्रश्न, करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए। यह किससे संबंधित है? बच्चों वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे कि सभी में समान रूप से वितरित किया जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा भाई? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो इसे आप अनुपातिक कर बोल सकते हैं और दूसरा इसे समानता का सिद्धांत आप कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? समानता का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि सभी नागरिकों पर समान रूप से टैक्स लगाया जाएगा। 10 रुपए की बिस्किट आप खरीदेंगे तो आपको भी उसमें 30 पैसे या 50 पैसे का टैक्स देना पड़ेगा। अमीर खरीदेगा तो उसको भी देना पड़ेगा, गरीब खरीदेगा तो उसको भी देना पड़ेगा। चलिए, क्राउडिंग आउट तो जब आपके सामने आ जाए तो आपको चीजें याद आनी चाहिए। क्राउडिंग आउट जब आपके सामने आ जाए तो दिमाग आपका बहुत फास्ट हो जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि। कब क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी भैया? बिल्कुल ठीक है। क्या आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है? क्राउडिंग आउट क्या होता है? जब सरकार का व्यय बढ़ जाए, जब सरकार का व्यय जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो सरकार का व्यय बढ़ेगा तो सरकार को आय भी तो चाहिए। तो सरकार आय प्राप्त करने के लिए टैक्स को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। लोगों पे क्या कर देगा? टैक्स लगा देगा। तो पहले आप एक जनरल व्यक्ति जो था वो कम टैक्स दे रहा था, तो अब ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि निवेश में कमी आएगी। याद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आना चाहिए कि जब सरकार का व्यय बढ़ता है तो निजी निवेश में कमी आता है। यही क्राउडिंग आउट प्रभाव है। कैसे आता है? सरकार जब व्यय ज्यादा करेगी तो सरकार को आय भी तो चाहिए, तो सरकार को आय चाहिए तो इसके लिए सरकार क्या करती है? टैक्स इंक्रीज कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है।
तो लोग जब टैक्स ज्यादा देने लगेंगे तो उनकी जो व्यक्तिगत निवेश क्षमता होगी उसमें कमी आ जाएगी। पहले 10 रुपया निवेश करते थे, अब 90 रुपया कर पाएंगे। 1 रुपया मान लीजिए टैक्स बढ़ गया, तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं। ठीक है, सरकार व्यय बढ़ाता रहे। और ये जितने भी महानुभाव सी वाले हैं ना, सी वाले महानुभाव हैं, क्या सोच के कर रहे हैं कि घाटे के वित्त पोषण में नियंत्रण हो। क्राउडिंग आउट पढ़ेंगे तो कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि घाटे का वित्त पोषण नियंत्रण में हो। नियंत्रण में होने की क्या बात है भाई, नियंत्रण में होने की क्या बात है। ये कह सकता है कि घाटे जो सरकार को क्या हो रहा है कि आय कम मिल रहा है, उसकी सरकार पूर्ति करे। नियंत्रण की कौन सी बात हो जाएगी, ये होगा यार। ठीक है, तो सरकारी व्यय बढ़ाता रहे, सरकार अपना व्यय बढ़ाता रहेगा तो आय भी प्राप्त करने की चेष्टा से कर बढ़ाएगा। तो मैंने आपको पूरी कहानी बता ही दी, केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कि कुल आगम और कुल व्यय के बीच अंतर क्या कहलाता है भाई? ठीक है, चलिए, कि कुल आगम और कुल व्यय के बीच अंतर क्या कहलाते हैं? कुल आगम मतलब क्या? आगम मतलब सरकार की आय की बात कर रहा है। कुल आगम मतलब सरकार की कुल आय। कहाँ से प्राप्त होता है सरकार को आय? टैक्स के द्वारा प्राप्त होता है। आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के द्वारा सरकार को आय की प्राप्ति होती है। और व्यय कहाँ पे करेगा? ये कुल व्यय करेगा सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए, संरचनात्मक विकास करने के लिए, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? डी उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुल आगम और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम बजटीय घाटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी भैया, बिल्कुल ठीक है। अगला, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर दें। जेंडर बजटिंग सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुआ था भैया? जेंडर बजटिंग याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेंडर बजटिंग जो है सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया था? जिसके अंतर्गत दोस्तों महिलाओं के लिए एक अलग से बजट तैयार किया गया। पुरुषों के लिए तो एक आम बजट था ही, लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग से बजट तैयार किया गया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी ऑस्ट्रेलिया की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और बजट का जेंडर विश्लेषण, और भारत सरकार ने वर्ष 2005 से 2006 में जेंडर बस्टिंग को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ये शब्द बोल दिया, लेकिन अलग से नहीं तैयार किया गया था दोस्तों। इनमें इनको क्या किया गया कि इनके लिए कुछ अलग आवंटन किया गया। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि सार्वजनिक व्यय के किस सिद्धांत को सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कहा जाता है? सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कौन सा है भैया? सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कौन सा है बताइए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? म- मतपेटी सिद्धांत। मतपेटी सिद्धांत को सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कहा जाता है अनेकों बार। पिकाक वाइजमैन साहब आ गए, वाइजमैन और पिकाक आ गए। गलती होगी यहाँ पे, नहीं होनी चाहिए। वाइजमैन और पिकाक साहब आ गए तो गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा सेशन को दोस्तों कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाइजमैन पिकाक की बात बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो वाइजमैन पिकाक दोस्तों इजी सी बात है, बढ़ते हुए लोक व्यय की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार देखा गया। त्वरक गुणक पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्यापार चक्रों से संबंधित किसका सिद्धांत है? निरोधित व्यापार चक्र उत्पन्न करता है। निरोधित व्यापार चक्र क्या कौन सा उत्पन्न करता है, बेसिकली आपको बताना है। और दोस्तों थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो जितने लोग भी
ये बोल रहे हैं बच्चों वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। तो गुणक त्वरक पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्यापार चक्रों से संबंधित किसका सिद्धांत है? निरोधित व्यापार चक्र उत्पन्न करता है। तो दोस्तों हिक्स साहब, कितनी बार हम लोग देखें। अगला, निम्न फलनों में कौन सा निवेश फलन प्रावैगिक निवेश फलन नहीं है? प्रावैगिक निवेश फलन के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं है, आपको बेसिकली बताना है। चलिए, क्या उत्तर होगा भैया? प्रावैगिक निवेश फलन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, मैं बिल्कुल कमेंट देख रहा हूं। चलिए बताइए, प्रावैगिक निवेश फलन की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा, मैं एक सेशन करवाऊंगा जरूर इस टाइप के प्रश्नों का। ठीक है, आई टी इज इक्वल टू भी ब्रैकेट में डेल्टा वाई अपॉन टी। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। काफी पेन हो तो नोट लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला, निम्नलिखित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में कौन सा एक सही है? उपभोग प्रवृत्ति, सॉरी, निम्नलिखित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में कौन सा एक सही है, बेसिकली आपको बताना है। क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई याद आ रहा है कि नहीं? एमपीसी इज इक्वल टू यही तो होता है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई तो होता है दोस्तों। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है, ये अतिरिक्त आय का वह हिस्सा होता है जिसे हम क्या करते हैं? उपभोग पर व्यय करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी वाले जितने लोग भी हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि एमपीसी शून्य से अधिक लेकिन एक से क्या होगी दोस्तों? कम होती है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। मैं जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि ए टू जेड सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है। वहां पे आप थियरी पढ़ते रहिए, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सभी नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। और दोस्तों मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि 5 साल बाद या 10 साल बाद कभी भी आप इकोनॉमिक्स तैयार करने पुनः प्रारंभ किए हैं तो आप कुछ भी वहाँ पे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा दोस्तों, वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको मिलेगा। एग्जाम करीब आएगा तो करंट आपका कवर करा दिया जाएगा। वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। ईमानदारी से 1-1.5 घंटे 2 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी दोस्तों आपका छूटने वाला नहीं है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए झारखंड का भी बैच प्रारंभ कर दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। यहाँ पे भी दोस्तों आपको सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको पूरी इकोनॉमिक्स वीडियो फॉर्म में पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज नोट सब कुछ मिलने वाला है, करंट भी कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध है। और जो आपको केवल नोट्स चाहिए तो 500 रुपीज इस नंबर पे पेमेंट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। और ये जो टेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक्स का वो भी तैयार कर दिया गया है टीजीटी पीजी के लिए। यहाँ पे जाइए, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और एडमिशन फीस केवल 300 रुपये दोस्तों।
केवल अगर जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 2000 से लेकर के 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं तो ये कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी नोट्स या कुछ भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा जो जब भी जितनी भी चीजें दी जाएंगी सब कुछ आपके लिए दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होंगी। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको 2000 रुपये पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आइए मैं आपके कमेंट को यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। रागनी सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, मीनू यादव जी, नेहा सिंह जी, तस्नीम खान जी, निक्की खान जी, जूही शुक्ला जी, बृष्टि शर्मा जी, दीक्षा जी, अनिल जी, अफजल हसन जी, रेणुका जी, तस्नीम खान जी, संजय कुमार जी, अर्चना गौतम जी, निक्की खान जी, अनिल जी, अरुण जी, जयंत कुमार जी, बबीता जी, रावण जी, राकेश राय जी, रेणुका गुप्ता जी, निरुपमा सिंह जी, अनिल जी, सुनीता तिवारी जी, कोई दिक्कत नहीं है, रीता कश्यप जी, ललिता जी, राकेश राय जी, वैभव जी, प्रभु कुमार जी, सुमन जी, रेणु जी, अफजल सिद्दीकी जी, चंद्रजीत यादव जी, सुमन जी, बबीता जी, श्रद्धा पांडे जी, सॉरी शरद पांडे जी, प्रियम मिश्रा जी, अनिल यादव जी, रीता जी, अनिल जी, शिवानी जी, रीता जी, कंचन जी, चलिए सोहन खुराना जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। देखिए दोस्तों, सही समय पे सही कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? आपका सिलेक्शन इस बात पे भी निर्धारित होता है कि आप कंटेंट कौन सा पढ़ रहे हैं। बेहतर कंटेंट दोस्तों पढ़ेंगे तभी जा करके दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी, ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे सेशन के द एंड के तरफ। कल मिलेंगे 7 बजे एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।